सो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे टापू के बारे में जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। क्यों, कैसे, ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, एक दिन उस आइलैंड पे इस दुनिया का सबसे शरीफ लौंडा हमारा एमसी पहुंच जाता है, जो कि बेचारा इतना ज्यादा शरीफ था कि उसने तो लड़कियों का एल तक नहीं देखा था। हाँ? आई मीन लड़की शब्द का पहला अक्षर एल भी नहीं देखा था। तो जब उस आइलैंड के लोग अपने टापू के ऊपर पहली बार एक लौंडे को देखते हैं तो फिर वो झपट्टा मारकर उससे चिपट जाते हैं और उसको पकड़कर ताली बजाते हुए उससे अपने आइलैंड की पॉपुलेशन बढ़वाने की कोशिश करते हैं। क्यों और कैसे, और क्या हमारा एमसी उस आइलैंड से निकल भी पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें वहाँ पर एक तूफानी समंदर के बीच में एक बड़ी सी जहाज को दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें एक बेघर लड़के के बारे में पता चलता है, जिसके पापा ने उसको जायदाद से इसलिए बेदखल कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसको मूंग की दाल लाने को कहा था और ये बुद्धू जाकर मसूर की दाल ले आया। तो उस समंदर के सफर के बीच में ही वहाँ पर हमारा एमसी मकोटो एक हादसे के चलते उस वाली जहाज से नीचे पानी में गिर जाता है, जिसको उस जहाज के कैप्टन भी देख लेते हैं, पर वो उसको बचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते और उसकी तरफ वो वहाँ पर एक एयर ट्यूब फेंक देते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता था कि ये बुद्धू इस धरती के ऊपर बोझ ही है। और उस ट्यूब को पाने के बाद मकोटो वहाँ पर तैरते हुए उस वाले जहाज की तरफ जाने लगता है, पर बदकिस्मती से वहाँ पर समंदर के बीच में एक काफी बड़ी सी लहर उठती है, जिससे टकराने के बाद मकोटो वहाँ पर नीचे पानी में डूबने लग जाता है। और इसी तरीके से जब वो वहाँ पर डूबते हुए जाकर समंदर के तल तक पहुँचता है तो फिर उसको वहाँ पर एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जिसकी आंखें वहाँ पर बिल्कुल लाल चमक रही थी। तो ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और अगले वाले सीन में हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि मकोटो की आंखें खुलती है और वो वहाँ पर अपने सामने एक सूजू नाम की लड़की को देख पाता है, जो कि वहाँ पर खींच के उसको एक तमाचा लगाती है और ये बोलते हुए और भी ज्यादा तमाचे मारने लग जाती है कि वो नीचे जमीन पे लेटकर उसके कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश क्यों कर रहा है। पर जब काफी देर बाद भी सूजू वहाँ पर ये देखती है कि मकोटो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, तो फिर वो ये सोचते हुए काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं उसके तमाचों की वजह से ये लड़का मर तो नहीं गया। इसीलिए वो वहाँ पर मकोटो को बचाने के लिए हर वो कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उसका चुस्सा भी मतलब उसको सीपीआर भी देती है। और सीपीआर से तो नहीं, पर एक लड़की से पप्पी लेने के बाद मकोटो वहाँ पर होश में आ जाता है। आगे फिर सूजू वहाँ पर मकोटो को लेकर अपने घर आ जाती है ताकि वो वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज कर सके। तो जब तक उसके घर में उसकी दादी माँ मकोटो का इलाज कर रही थी, तब तक हम लोग अजीब कारणों से देखते हैं कि उस गाँव की सभी लड़कियाँ वहाँ पर आकर मकोटो को अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि वो कोई आठवां अजूबा हो। फिर दादी जी प्राइवेसी के लिए वहाँ पर चिल्लाकर उन वाली लड़कियों को वहाँ से भगा देती हैं और उन सब के जाने के बाद फिर सूजू वहाँ पर हैरानी से अपनी दादी से पूछती है कि ये इंसान उनसे दिखने में इतना ज्यादा अलग क्यों लग रहा है। तब उसकी दादी उसको समझाते हुए बताती है कि दरअसल ये इंसान इतना ज्यादा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये असल में एक लड़का है जो कि इस टापू पे 100 साल पहले कभी रहा करते थे। और अब हमें पता चलता है कि वो सारी लड़कियां मकोटो को इतने हैरानी से और अजीब तरीके से क्यों देख रही थी, क्योंकि दरअसल इस वाले आइलैंड पे पिछले 100 सालों से किसी ने भी एक लड़के को देखा तक नहीं है। और ये सुनते ही कि मकोटो असल में एक लड़का है, उस आइलैंड की सभी लड़कियां सूजू के घर के ऊपर धावा बोल देती हैं और वहाँ पर आकर मकोटो को नजदीक से देखने लगती हैं। और आगे फिर वहाँ पर सूजू की दादी अम्मा वहाँ से ये बोलते हुए जाने लग जाती हैं कि ये लड़का उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा लौता इंसान है जो कि उनके आइलैंड पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है। ये सुनकर जब सारी लड़कियां वहाँ पर मकोटो को नजदीक से देख रही थी, तभी वहाँ पर मकोटो को होश आ जाता है और सूजू को अपने इतना ज्यादा नजदीक देखने के बाद वहाँ पर मकोटो की तो चिक्की निकल जाती है और वो गिरते पड़ते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। पर सूजू की दादी अम्मा एक बुढ़ी को देखने के बाद उसको वहाँ पर थोड़ी सी शांति मिलती है और वो उनके साथ बैठकर खाना खाते हुए बातचीत करने लगता है। तो सूजू की दादी अम्मा वहाँ पर मकोटो को सारा सिचुएशन समझाती है और उसको ये सलाह देती है कि वो यहीं पर ही उनके साथ इस वाले आइलैंड पे रहे, क्योंकि इस वाले आइलैंड से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर मकोटो को वहाँ पर याद आता है कि उसको तो अपने घर से बेदखल कर दिया गया था, पर तब भी वो यहाँ पर ना रुकने का फैसला करता है और बीच की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस वाले आइलैंड से बाहर निकल सके। पर जाते हुए रास्ते के बीच में ही मकोटो के ऊपर अचानक से वहाँ पर कोई एक बेहोशी करने वाले डार्ट से हमला कर देता है, जिसके बीच में सूजू आकर मकोटो को बचा लेती है। तभी वहाँ पर एक आयामे नाम की लड़की की एंट्री होती है और वो डार्ट वाला हमला उसी ने ही किया था, जो कि वहाँ पर आकर मकोटो को सूजू के घर पर ना रुककर उसके घर में रुकने के लिए बोलती
बोलती है क्योंकि वो इस आइलैंड पे सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती थी। पर जब मकोटो उसकी बातों को नहीं मानता तो फिर सुजू वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर उसको नीचे गिरा देती है। फिर जब मकोटो और सुजू वहाँ से जाने लग जाते हैं तो फिर आयामे वहाँ पर पीछे से मकोटो के ऊपर हमला कर देती है। फिर ऐसे ही करते करते वहाँ पर एक के बाद एक कई सारी लड़कियां वहाँ पर आकर मकोटो के ऊपर हमला कर उसको बेहोश करने की कोशिश करती है। और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर आखिरकार मकोटो के पीछे उस गाँव की सभी लड़कियां पड़ चुकी थी, उसको अपने घर ले जाकर उनके आइलैंड की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। पर जैसे ना तैसे कर भागते भागते आखिरकार मकोटो जाकर वहाँ पर बीच पे पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वो उन सभी लड़कियों से बोलता है कि वो इस वाले आइलैंड पे नहीं रुकना चाहता और यहाँ से बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर अजीब कारणों से वहाँ पर वो सभी लड़कियां मकोटो को वहाँ से जाने देने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले तक तो वो सारी लड़कियां वहाँ पर मकोटो को रोकने के लिए उसके पीछे डेस्परेटली पड़ी हुई थी। खैर इसकी ज्यादा चिंता ना करते हुए मकोटो वहाँ पर खुशी के मारे उन सबको बाय बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। पर जैसे ही वो उस आइलैंड से कुछ ही दूर बस गया था कि तभी वो वहाँ पर एक काफी बड़े से भंवर के बीच में फंस जाता है और सीधा वहाँ से उछल के आके वापस से उस वाले आइलैंड के बीच के ऊपर गिरता है। तब सुजू की दादी अम्मा वहाँ पर उसको फिर से याद दिलाते हुए बताती है कि उसने कहा था ना कि इस वाले आइलैंड से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है और एक ऐसी इतनी सी छोटी डिंगी के ऊपर बैठकर निकलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और अब हमें समझ में आता है कि वो सारी लड़कियां वहाँ पर मकोटो को जाने से क्यों नहीं रोक रही थी, क्योंकि उनको ये पता था कि मकोटो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो इस वाले आइलैंड से चाहकर भी नहीं निकल सकता। तब दोबारा से सुजू की दादी अम्मा वहाँ पर मकोटो को बोलती है कि बड़े बड़े महारथी लोग भी चाहकर इस वाले आइलैंड से नहीं निकल पाए थे, तो फिर उसके लिए तो इस आइलैंड से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। पर ये नामुमकिन शब्द सुनते ही वहाँ पर मकोटो को अपना वो दिन याद आ जाता है जब उसके पापा ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। दरअसल उसके पापा ने गलत दाल लाने के लिए उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि मकोटो के पेरेंट्स की उस दिन एनिवर्सरी थी और उसके पापा ने मकोटो को गुब्बारा लाने के लिए भेजा था। पर ये भयंकर लल्लू लाल मेडिकल शॉप से लाने के बजाय जाकर किसी मेले से गुब्बारा खरीद के ले आया और वो गुब्बारा वो सब झेल नहीं पाया और बेचारा इतने डिटेल में नहीं जाते। खैर तो ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पर मकोटो के अंदर फिर से जोश भर जाता है और वो दोबारा से उस वाले आइलैंड से निकलने के लिए भागते हुए जाने लगता है। पर इस बार पता नहीं क्यों उसके सामने एक व्हेल आकर कॉन्स्टेंटली उसको ब्लॉक करते उस वाले आइलैंड से दूर जाने से रोक रही थी। इसलिए आखिरकार मकोटो वहाँ पर इन वाले चीजों से गुस्सा होकर अपने डेंगे के एक पतवार को निकालकर उस वाले व्हेल के सर के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे इस बार वो व्हेल गुस्सा हो जाती है और मकोटो के ऊपर गुस्से में उसको डुबाने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। इसलिए तब सुजू को वहाँ पर आकर मकोटो की जान बचानी पड़ती है और फिर सुजू वहाँ पर मकोटो को समझाती है कि दरअसल वो व्हेल उसको परेशान करने के लिए उसको ब्लॉक नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने उसको ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि उस वाले आइलैंड के आसपास के पानी में कॉन्स्टेंटली काफी सारे भंवर्स बनते रहते हैं। ये जानने के बाद मकोटो फिर वहाँ पर उस वाले व्हेल से माफी मांगता है और ये सोचता है कि शायद से उसकी किस्मत में यही लिखा है कि आज से उसको यही परहेज वाले आइलैंड पर रुकना होगा। इसलिए फिर वहाँ से वापस आने के बाद सुजू वहाँ पर उन सबकी कहानी मकोटो को बताती है कि दरअसल उनके गांव के लोग पिछले 1000 साल पहले यहाँ पर इस वाले आइलैंड पे आए थे और हर 100 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता था जब इस आइलैंड के आसपास का समंदर पूरी तरीके से शांत हो जाता था और उसी टाइम के अराउंड ही उनके कम्युनिटी के अंदर एक फेस्टिवल हुआ करता था, जब इस आइलैंड के सभी मेल्स जाकर गहरे समंदर के अंदर सबसे बड़ी मछली पकड़ने का कंपटीशन करते थे। पर जब लास्ट टाइम सारे मर्द मछली पकड़ने के लिए गए ही थे, तब बदकिस्मती से उस साल समंदर का पानी शांत नहीं हुआ था और एक बड़े हादसे के चलते वो सारे के सारे मर्द मारे गए। इसलिए अगर मकोटो को इस वाले आइलैंड से निकलना है तो फिर शायद से हो सकता है कि उसे अगले 100 सालों तक यहाँ पर रुककर इंतजार करना पड़े। ये सुनकर मकोटो वहाँ पर दुखी हो जाता है और उसको खुश करवाने के लिए सुजू वहाँ पर उसको दिखाती है कि आज की रात वो उन्हीं के ही घर पर रहकर उसी के कमरे में उसी के साथ सोने वाला है। ये देखकर मकोटो वहाँ पर बिल्कुल शर्म से लाल पीला होने लग जाता है, क्योंकि आज की रात उसको एक लड़की के कमरे में बितानी पड़ेगी। पर कम से कम उसको इस बात की तसल्ली तो थी कि उसको उस गाँव के उन बाकी लड़कियों के साथ नहीं रहना पड़ रहा जो कि उससे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़वाना चाहती हैं। इसलिए इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए मकोटो वहाँ पर सीधा जाकर सुजू के कमरे में सो जाता है। और जब आधी रात को सुजू वहाँ पर सूसू करने के लिए उठकर टॉयलेट में गई हुई थी तो फिर तभी उसको अपने कमरे से काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है
है, जहाँ पर वो आकर देखती है कि आया ने वहाँ पर मकोटो को रस्सी से बांधकर अपने साथ लेकर अपने घर जाने की तैयारी में थी। इसीलिए सुजू जाकर वहाँ पर आयामे को रोकने लग जाती है, पर धीरे धीरे कर देखते ही देखते वहाँ पर उस गाँव की सभी लड़कियां मकोटो को अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह आ चुकी थी, जो कि मकोटो से सिर्फ और सिर्फ अपने आइलैंड की पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती थी। और सुजू चाहकर भी वहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को नहीं रोक सकती थी, इसलिए तब वहाँ पर सुजू की मदद करने के लिए उसकी दादी माँ आ जाती है, जो कि वहाँ पर एक इतनी खतरनाक सी दहाड़ मारती है कि सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर अपने होश में आ जाती है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर सुजू की दादी अम्मा, जो कि उस वाले गांव की मुखिया भी थी, वो वहाँ पर ये फैसला करती है कि कल उनके गांव में एक कंपटीशन होगा और जो भी उस वाले कंपटीशन को जीतेगा तो फिर मकोटो से शादी करने का मौका उसी लड़की को मिलेगा। पर ये सुनकर मकोटो वहाँ पर परेशान होते हुए बुढ़िया से बोलता है कि अरे मेरी शादी है, पर कम से कम मुझसे तो पूछ लो। इसीलिए सुजू की दादी अम्मा वहाँ पर मकोटो से भी पूछती है कि वो उन वाली लड़कियों में से किससे शादी करना चाहता है, पर मकोटो उनको मना कर देता है कि वो में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। तब फिर वो मकोटो से दोबारा पूछती है कि तो फिर क्या वो सुजू से शादी करना चाहता है, यानी कि मुखिया की पोती से शादी करना चाहता है। पर मकोटो वहाँ पर उनसे उस बात के लिए भी मना कर देता है। और ये सुनने के बाद फिर वो वहाँ पर शर्माते हुए मकोटो से पूछती है कि तो फिर क्या वो उससे शादी करना चाहता है। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पर मकोटो के दूध में खट्टी टॉफी गिर जाती है, मतलब बिल्कुल फट जाती है कि अब तो ये बुढ़िया भी उसके ऊपर डोरी डालने लग गई। तो ऐसे ही करते करते वहाँ पर अगला दिन आ जाता है, जहाँ पर कि उनका वो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिसको जीतने के लिए वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ पर मकोटो के पीछे ही पड़ चुकी थी और मकोटो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग गया था। तब देखते ही देखते एक एक कर वहाँ पर सुजू सारी लड़कियों को हराते ही जा रही थी, पर उनसे बचने के चक्कर में बेचारा मकोटो भागते भागते जाकर एक नदी में गिर जाता है। फिर बहते बहते वो जाकर एक बड़े से झरने से नीचे गिर जाता है। तभी एक चिड़िया के ऊपर बैठी हुई लड़की आकर मकोटो को बचाने की कोशिश करती है, पर कुछ देर के बाद मकोटो उस चिड़िया के पंजों से भी छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वो सीधा जाकर धरती पे गिरता, उसके साथ जो वहाँ पर सुजू का सुअर होता है वो एक बड़े से गुब्बारे की तरह फूल जाता है और मकोटो का मत्था फूटने से वो वहाँ पर बचा लेता है। काश ये अपने बापू के पास गुब्बारों की जगह ये सुअर ले जाता तो फिर आज इसको ये दिन ना देखने पड़ते। खैर तब सुजू वहाँ पर मकोटो को बचाने के लिए पहुँच जाती है, जो कि उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तो उसके हाथ को मकोटो बस पकड़ने ही वाला था, पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर उसने अभी सुजू का हाथ पकड़ लिया तो फिर सभी लोग यही समझेंगे कि वो असल में सुजू से शादी करना चाहता है। फिर आखिर में उस दिन के खत्म होने के बाद सुजू की दादी अम्मा वहाँ पर मकोटो को बताती है कि इस कंपटीशन के विनर असल में सुजू है, क्योंकि वही ज्यादातर टाइम उसके पास रही थी और उसने सारी लड़कियों से मकोटो को बचाया भी था। ये सुनकर सुजू वहाँ पर बोलती है कि वो मकोटो से शादी करना तो चाहती है, पर वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो ये जानती है कि मकोटो उससे शादी नहीं करना चाहता और वैसे भी शादी कर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, जो कि शायद नहीं है। तब इसके लिए मकोटो वहाँ पर सुजू का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो बिना बोले ही उसके दिल की बात समझ गई। इसीलिए तब उसी ही दिन से मकोटो उन लोगों के साथ उस वाले आइलैंड पर रहकर उनके सारे कामों में मदद करने लगता है, जहाँ पर कि उसको जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि वो तो उन सारी लड़कियों से काफी ज्यादा कमजोर है। तभी वहाँ पर एक रिन नाम की लड़की की छोटी बहन वहाँ पर आकर मकोटो से बोलती है कि उसे काफी ज्यादा खुशी है कि वो इस वाले आइलैंड पे आया, पर साथ ही साथ वो वहाँ पर उसको डराते हुए ये भी बोलती है कि अगर उसने उसकी बहन रिन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर सबसे पहले मकोटो को उससे निपटना होगा, यानी कि सबसे पहले उसके साथ। तो उसके बाद फिर आगे मकोटो जाकर वहाँ पर उन सभी लोगों के साथ उनके काम में मदद करने लगता है, जहाँ पर कि उसको इसी बीच ये भी पता चलता है कि उस आइलैंड पे जो सब्जियां वगैरह उगती है वो नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ी होती है। फिर वहाँ पर खेतों में काम खत्म करने के बाद जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे तो फिर बीच में ही उन दोनों की मुलाकात वहाँ पर चिकजे और मेमे से हो जाती है, जो कि वहाँ पर जंगल में मशरूम्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे। इसीलिए फिर वो दोनों वहाँ पर मकोटो और सुजू को भी उन दोनों के साथ चलने के लिए इन्वाइट करती है। और जब मकोटो और सुजू जाकर वहाँ पर उन दोनों की मशरूम तोड़ने में मदद करने लगते हैं तो फिर मकोटो वहाँ पर लगातार कई सारे खतरनाक जानलेवा मशरूमों के जाल में फंसता जा रहा था और हर बारी ही वहाँ पर सुजू और बाकी लड़कियों को आकर उसको बचाना पड़ता है। इसलिए मकोटो वहाँ पर आखिरकार हार मान जाता है और ये सोचते हुए जाकर साइड में बैठ जाता है कि शायद से वो उस वाले आइलैंड पे सबसे ज्यादा कमजोर इंसान है, जो कि कुछ मशरूम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तब वहाँ पर जब मकोटो साइड में अकेला
अकेला बैठा हुआ था तो फिर तभी उसके पास वही रिन नाम की लड़की आती है, जिसकी छोटी बहन ने कुछ वक्त पहले मकोटो को धमकी दी थी कि सबसे पहले उसे उसके साथ करना पड़ेगा। तो फिर रिन वहाँ पर आने के बाद मकोटो के ऊपर डोरे डालने लगती है और जबरदस्ती उसको लेकर उसके पेड़ से फल तोड़ने के लिए बोलने लगती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर मकोटो से जबरदस्ती कोई भी फल दिलवा पाती, वहाँ पर मेमे आ जाती है, जो कि रिन को डराकर भगाने के लिए वो वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े और मोटे मोटे केचुए निकाल लेती है, जिनको देखकर रिन वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और मेमे वहाँ पर सीधा वो सारे केचुए रिन की तरफ फेंकने लग जाती है। पर बीच में वहाँ पर मकोटो आकर उन सारे केचुए को पकड़कर रिन से दूर हटाने लगता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ही बड़े और मोटे मोटे केचुए पकड़ने की आदत जो थी। और उसको बचाने के बाद रिन जब वहाँ पर देखती है कि मकोटो के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद भी वो उसको बचाने के लिए तैयार है, तो फिर वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो उससे ज़बरदस्ती पॉपुलेशन बढ़वाने का प्लान कैंसिल कर देती है। पर हालांकि तब भी उसने वहाँ पर ये सोच रखा था कि वो मकोटो को किसी न किसी तरीके से डोरे डालकर फंसा ले, जिससे मकोटो खुद ब खुद ही उसके पास अपनी पॉपुलेशन बढ़वाने के लिए आ जाए। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुजू और मकोटो एक ड्रैगन टेम्पल में कुछ वेजिटेबल्स डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। पर तभी फिर बीच में ही उन दोनों के पास वहाँ पर आयाने की बहन आ जाती है, जो कि उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे ये बोलती है कि वो किसी न किसी तरीके से कर आयाने को ढूंढ निकाले, क्योंकि वो काफी घंटों से गायब है, शायद से वो जंगल में कहीं खो चुकी होगी। ये सुनकर वो दोनों वहाँ पर आयाने की बहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुजू वहाँ पर आयाने को ढूंढने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है और एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जाकर वो वहाँ पर चिल्लाते हुए आयाने के फलों का मजाक उड़ाते हुए ये बोलने लगती है कि मकोटो तो अभी उसके साथ रहता है, वो कभी भी आयाने के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास मेलॉन्स नहीं बल्कि लेमॉन्स है। हे राम, ये सुनकर पता नहीं कैसे वहाँ पर इतने बड़े जंगल के बीच में से कहीं से आयाने भागते हुए सुजू के पास आ जाती है और उसके ऊपर गुस्सा कर उसको डांटते हुए ये बोलने लगती है कि उसे ये सब बातें ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की क्या जरूरत है। फिर आगे जब वहाँ पर उसकी नजरें मकोटो के ऊपर पड़ती है तो फिर वो सीधा जाकर वहाँ पर उससे चिपट जाती है और उससे ये बोलने लगती है कि वो फिक्र ना करे, वो जल्दी अपने फलों का साइज बढ़ा लेगी। पर तभी उसको ये एहसास होता है कि सुजू तो उसके पीछे से उसको पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए फिर वो वहाँ पर अपने एक दोस्त चिड़िया को बुला लेती है, जिसके ऊपर बैठकर वो वहाँ पर मकोटो को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। पर जैसे तैसे कर वहाँ पर सुजू उसके सामने आकर उसको रोक लेती है और उससे ये बोलने लगती है कि वो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो तो अपने घर से काफी घंटों से गायब है, इसीलिए ही उसकी बहन ने उनको उसको ढूंढने के लिए भेजा था। फिर आगे जब वहाँ पर कुछ दिनों के बाद मकोटो और सुजू अपने रोज के दिनों की तरह कई सारी लकड़ियाँ लेकर जा रहे थे, तो फिर चलते हुए गलती से एक जगह पर सुजू का पैर फिसल जाता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिरते हुए सीधा जाकर एक स्टैचू के ऊपर गिरकर उसको तोड़ देती है, जिसको देखकर सुजू वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि उस वाले स्टैचू के अंदर एक काफी पुरानी और खतरनाक सी स्पिरिट रहती है। पर मकोटो उसको समझाते हुए उससे ये बोलता है कि उसको डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक पुराना सा अजीब सा स्टैचू था। ये बोलकर फिर से वो वहाँ पर उस वाले स्टैचू को दोबारा से फिक्स करने लग जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि मकोटो ने स्पिरिट वाले स्टैचू को वहाँ पर उल्टा पुल्टा कर लगा दिया था, जिससे जब वो दोनों फिर वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं तो फिर हम देख पाते हैं कि उस स्टैचू की आंखें वहाँ पर लाल चमकने लग गई थी। और उस दिन के रात तक भी सुजू वहाँ पर उसी स्टैचू के बातों को सोचते हुए काफी ज्यादा डरी हुई थी और हर आवाज और हर एक हिलती हुई चीज को देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए अगले दिन तक सुजू वहाँ पर इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो हर टाइम वहाँ पर मकोटो के पीछे ही छुप कर घूम रही थी, जहाँ पर तब उनके पास वहाँ पर आयाने आती है, जो कि उन दोनों को सच्चाई बताती है कि कल रात को दरअसल वही छुप छुप कर सुजू को डरा रही थी। ये सुनकर सुजू वहाँ पर इस चीज से इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सीधा आयाने के पास जाती है और उसको पकड़कर वहाँ से घुमाकर काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। पर अगले ही रात को वहाँ पर आकर वो असली वाला भूत वहाँ पर सुजू को पकड़ लेता है, जिससे सुजू तो वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। पर मकोटो वहाँ पर ये देख पाता है कि वो वाला भूत जैसा सब लोगों ने बता रखा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट और गोल मटोल सा था। इसलिए मकोटो उसके पास जाता है और उसको एक खींच के घूसा मारता है, जिससे आखिरकार वो भूत वहाँ पर उन दोनों से माफी मांगने लग जाता है। और फिर वो आगे वहाँ पर उन दोनों से बोलने लगता है कि वो यहाँ पर उन दोनों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि दरअसल इस आइलैंड के ऑलमोस्ट सभी लोग उसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुके हैं, इसलिए वो बस यहाँ पर उन लोगों को याद दिलाने के लिए आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सब लोग उसको भूल जाएं। इसलिए तब मकोटो वहाँ पर फिर उस वाले घोस्ट को ये यकीन दिला
बताता है कि वो ये मेक श्योर करेगा कि कभी भी उसको कोई भी ना भूले। ये सुनकर वो घोस्ट वहाँ पर मकोटो के बातों के ऊपर यकीन करता है और किसी को भी नुकसान ना पहुँचाते हुए चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। फिर तब आगे कुछ दिनों के बाद जब मकोटो और सुजू जाकर एक नदी किनारे अपने गाँव के लिए मछलियाँ पकड़ रहे थे, तभी एक पहाड़ी के ऊपर से वही मेमे नाम की लड़की सीधा आकर मकोटो के ऊपर गिरती है, जिसके कि ज्यादातर एनिमल्स उस वाले आइलैंड पे दोस्त होते हैं। तो वो सब लोग जाकर वहाँ पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर कि मेमे फिर उन दोनों को अपनी परेशानी बताती है कि दरअसल उसका एक बचपन का दोस्त भालू था जो कि उससे खो चुका है और काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी वो उसको ढूंढ नहीं पा रही। इसीलिए वो यहाँ पर उन दोनों से मदद मांगने के लिए आई है ताकि वो उसके दोस्त भालू को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। ये सुनकर ज्यादा एफिशिएंटली उस भालू को ढूंढने के लिए वो दोनों फिर वहाँ पर दो टीमों में बैठने का फैसला करते हैं, जहाँ पर कि एक टीम में तो मकोटो और मेमे होते हैं और दूसरी टीम में वही सुजू और बाकी सारे एनिमल्स होते हैं। तो मकोटो की टीम उस वाले भालू को ढूंढने के लिए उस जंगल के जामुन वाले इलाके में जाते हैं, क्योंकि भालुओं को जामुन खाना काफी पसंद होता है, जहाँ पर कि उनको काफी सारे भालू दिखते हैं। और हर बारी मकोटो ये सोचते हुए उन वाले भालुओं के पास चला जाता था कि शायद वो वाला भालू मेमे का भालू होगा, पर अफसोस कि हर बार ही मकोटो को उन वाले भालुओं के हाथों से पिटना ही पड़ता था। फिर जब काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो दोनों थक जाते हैं, तो फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं, जहाँ पर कि मेमे उस वाले भालू की कहानी मकोटो को बताती है कि वो वाला भालू बाकी भालुओं से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि आमतौर पर भालू काफी ज्यादा शर्मीले और नर्वस किस्म के जानवर होते हैं, पर वो वाला भालू खुद ब खुद ही उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास चला आया था, जिससे कि वो दोनों उसी दिन से काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। तो जब वहाँ पर एक तरफ मकोटो की टीम वहाँ पर बैठकर आराम कर रही थी, वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर सुजू की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो उस वाले भालू को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जिस जगह को देखने के बाद सुजू को वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जंगल के उस वाले हिस्से में बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सन्नाटा था। और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि अचानक से फिर वहाँ पर उसके सामने आयाने आ जाती है, जो कि वहाँ पर उससे फाइट करना चाहती थी, क्योंकि उसको ये अच्छी तरीके से याद था कि कैसे कुछ दिनों पहले सुजू ने सभी के सामने उसके मेलन्स आई मीन लेमन्स का मजाक उड़ाया था। इसीलिए वो यहाँ पर उसी चीज का बदला लेने के लिए आई थी, जो देखकर सुजू के साथ वाले जानवर भी वहाँ पर उसको काफी ज्यादा हैरानी से देखे जा रहे थे कि ये लड़की यहाँ पर बस कुछ फलों के लिए सुजू से लड़ने के लिए चली आई। इसीलिए उनमें से एक बत्तख वहाँ पर आयाने को एक सपाटा मार के वहाँ से दूर उड़ा देता है और वो फिर से वहाँ पर मेमे के भालू को ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। फिर तब हमें वहाँ पर दोबारा से मकोटो के टीम का सीन दिखाया जाता है, जो कि जंगल में हर जगह जाकर हर किसी से बस उस वाले भालू के बारे में ही पूछे जा रहे थे, क्या उनमें से किसी ने भी इस वाले भालू को कहीं देखा है। जहाँ पर आखिर में जाकर उन लोगों को वहाँ पर एक गिलहरी से उस वाले भालू की जानकारी मिलती है, क्योंकि वो उनको बताता है कि शायद से ये वाला भालू उस वाले ब्रिज को पार कर इस वाले आइलैंड के दूसरी तरफ चला जा चुका है। इसलिए मकोटो फिर वहाँ पर मेमे को अपने साथ लेकर काफी ज्यादा तेजी से उस वाले डायरेक्शन की तरफ भागते हुए जाने लगता है, जहाँ पर भागते भागते आखिरकार वो जाकर उस वाले ब्रिज तक भी पहुँच जाते हैं। पर उस वाले ब्रिज की हालत को देखने के बाद उन दोनों को वो ब्रिज काफी ज्यादा कमजोर लगता है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर उस वाले ब्रिज के ऊपर से एक एक कर गुजरने का फैसला करते हैं। बट बदकिस्मती से वहाँ पर जैसे ही मेमे उस वाले ब्रिज के बीच में ही पहुंची थी, तभी वो ब्रिज वहाँ पर टूटने लग जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में मकोटो भी वहाँ पर उस वाले ब्रिज के एक छोर से नीचे लटक जाता है। फिर तभी वहाँ पर उस वाले ब्रिज का दूसरा छोर भी टूटने लग जाता है, जिसको देखकर डर के मारे वो दोनों वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि शायद से अब उनका अंत आ चुका है और अब यहाँ पर उनको कोई भी नहीं बचा सकता। पर अचानक से ही तभी वहाँ पर उस वाले ब्रिज को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोनों उस वाले खाई से सीधा बाहर आकर गिरते हैं, जहाँ पर कि वो देख पाते हैं कि उन दोनों के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर मेमे का वही वाला भालू आ चुका था, जिसने कि उन दोनों की जान उस वाले खाई से गिरने से बचाई थी। तब इस तरीके से वहाँ पर मकोटो और सुजू का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि दोबारा से उन लोगों ने मेमे को अपने उसी वाले बचपन के दोस्त वाले भालू से मिला दिया था। तो इसी तरीके से कई सारे दिनों तक ऐसे ही अपने रोजमर्रा के काम करने के बाद जब वो दोनों एक दिन एक जगह पर कुछ चीजों की डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे, तो फिर तभी वहाँ पर रास्ते के बीच में ही वहाँ पर एक काफी बड़ा सा भूकंप आने लगता है, जिससे वहाँ पर सुजू तो काफी ज्यादा डर जाती है, पर क्योंकि तब उसके साथ वहाँ पर मकोटो था, इसलिए जैसे न तैसे कर वो वहाँ पर खुद को संभाल ही लेती है। फिर आगे जब वो जाकर वहाँ पर अपने डिलीवरी वाली जगह पर पहुँचते हैं, जो कि असल में एक हॉट स्प्रिंग था, तो फिर तब उनको वहाँ पर ये पता चलता है कि उस वाले हॉट स्प्रिंग में तो पानी ही नहीं आ रहा, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि ऐसा तो उनके साथ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। पर जैसे
जैसे न तैसे कर वहाँ पर वो सब लोग मैनुअली आग वगैरह जलाकर उस वाले हॉट स्प्रिंग को उस दिन के लिए चालू रखते हैं। और अगले ही दिन वो सब लोग वहाँ पर साथ में मिलकर बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि वो उस वाले पानी के प्रॉब्लम का समाधान कैसे करें, क्योंकि वो इसी तरीके से हमेशा ही मैनुअली तो उस वाले हॉट स्प्रिंग को नहीं चला कर रख सकते। इसलिए मकोटो और सुजू वहाँ पर ये फैसला करते हैं कि वो अगले ही दिन जाकर उस वाले पानी के मेन पॉइंट को चेक करेंगे, जहाँ से कि उनके हॉट स्प्रिंग और गांव के लिए हमेशा पानी आया करता था, कि वहाँ से पानी क्यों नहीं आ रहा। एंड जब वो दोनों जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो देख पाते हैं कि वहाँ की निचली सतह तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसलिए मकोटो और सुजू वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ पर शायद से थोड़ा सा पानी उनको मिल जाए। पर वहाँ पर खुदाई करते वक्त ही बदकिस्मती से वहाँ पर फिर से एक और बड़ा सा भूकंप आ जाता है, जिससे वो दोनों जिस जमीन पर खड़े थे वही टूटने लग जाती है और वो दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ से नीचे गिरने के बाद वो दोनों देख पाते हैं कि नीचे तो वहाँ पर और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है, बट नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर सुजू के पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। इसलिए मकोटो फिर वहाँ पर उसको अपनी पीठ पे उठाकर वहाँ से आगे ले जाने लगता है। तो आगे जाने के बाद फिर उनको दिखाई पड़ता है कि उस वाले पानी के रास्ते में तो वहाँ पर एक काफी बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है, और उसी पत्थर की वजह से ही वो वाला पानी उनके गांव तक नहीं पहुँच पा रहा, जो पत्थर शायद से उन्हीं वाले अर्थक्वेक्स की वजह से वहाँ पर गिरा होगा। तो इसीलिए मकोटो जाकर फिर वहाँ पर एक शवल से उस वाले पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है, पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद उसकी शवल भी वहाँ पर टूट जाती है, पर वो उस वाले पत्थर को वहाँ से नहीं हटा पाता। पर फिर भी आखिरकार जैसे तैसे कर वो वहाँ से उस वाले पत्थर को हटा ही देता है, जिससे फिर से उनके गांव में पानी की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। बल्कि इस बार तो पहले के मुकाबले और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में उनके गांव को पानी मिल रहा था, जिससे उनका गांव काफी ज्यादा तेजी से फलने फूलने और तरक्की करने लगता है। और इसी तरीके से हमेशा के लिए मकोटो वहाँ पर उस वाले आइलैंड की किसी भी लड़की से शादी किए बगैर ही वहाँ पर उन्हीं के साथ ही खुशी से एक फैमिली की तरह रहने लग जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए। आपको ये वाली कहानी देखने में भी काफी मजा आएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी बताई है जिसके दादी माँ ने बचपन में ही पूरे 100 लड़कियों से ये वादा कर दिया था कि जब उसका पोता बड़ा होगा तो फिर वो उन 100 लड़कियों की शादी उसके पोते से करवाएगी।